हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज हमारी चल रही थी, उसका पार्ट 83 है आज। और इसमें भी आपको मिलेंगे सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। देखिए दोस्तों, यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी एग्जाम में सामान्य हिंदी का मेजर रोल है, इसको बिल्कुल भी आपने अवॉइड नहीं करना है, हल्के में नहीं लेना है अपने हिंदी को। 20 नंबर की हिंदी में कम से कम 15 प्लस स्कोर आप करते हैं तो सिलेक्शन के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों की हिंदी वैसे ही कमज़ोर होती है। और हिंदी को जो हिंदी मीडियम वाले हैं, हिंदी को जो कमज़ोर समझते हैं, हिंदी को कमतर आंकते हैं, वो लोग मात खा जाते हैं। इसलिए हिंदी पे विशेष बल देना है अपने, ठीक है। और हिंदी के देखिए टेस्ट सीरीज हमारे 83 तक हो चुकी है। इसके साथ साथ हिंदी के काफ़ी डिस्क्रिप्टिव सेशन भी हमारे प्लेलिस्ट में, साथ ही उत्तराखंड जीके टेस्ट, जीके की टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज और परीक्षा वाले महाकुंभ का आज भाग आएगा 9 बजे लाइव मिलते हैं आप सभी लोगों को, तो जरूर वॉच कीजिएगा ये सभी चीज़ें, ठीक है। तो हिंदी को आपने अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में समझना है। तो आज देखेंगे 83 भाग में भी हिंदी के महत्वपूर्ण 20 एमसीक्यूज को लेटेस्ट यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पर बेस्ड ये 20 क्वेश्चन होंगे। पहला आपके सामने है, मुख्य टिप्पणी क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, पत्र लेखन से क्वेश्चन बनता ही बनता है आजकल यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में, तो पत्र लेखन से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। तो पत्र लेखन वाला चैप्टर अच्छे से क्लियर कर ले। टिप्पणी क्या होता है, अधिसूचना क्या होती है, अर्ध सरकारी पत्र क्या है, निविदा क्या है, अनुस्मारक पत्र क्या है, उस पर मैंने वीडियो दी है, एक प्लेलिस्ट है हमारी पत्र लेखन वाली, जरूर चेक कीजिएगा उसको। तो मुख्य टिप्पणी होता है किसी सहायक या लिपिक द्वारा सर्वप्रथम लिखे जाने वाला। पहले ये हमारा कोई असिस्टेंट या जो क्लर्क होता है वो लिखता है मुख्य टिप्पणी, फिर इसकी छटनी की जाती है, उसके बाद एक विशेष टिप्पणी तैयार होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी सहायक या लिपिक द्वारा सर्वप्रथम लिखे जाने वाला मुख्य टिप्पणी होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कटोरा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। तो जो कटोरा शब्द है वो कौन से वर्ग में रखा जाएगा, यहाँ पे जो विकल्प दिए गए उसके आधार पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, आगत शब्द और देशज शब्द, तत्सम, तत्भव, बहुत क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं हर एग्जाम में। तो कटोरा जो शब्द होता है ये हमारा देश में उत्पन्न शब्द है, यानी कि ये देसी शब्द है भैया। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, कटोरा देशज शब्द है, ऑप्शन सी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है। तो इनमें से कौन सा है, देखिए, जो दंत्य नहीं है, ठीक है। यहाँ से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, कई बार क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, उच्चारण स्थान की दृष्टि से अगर हम देखते हैं ना, जो त वर्ग होता है, त वर्ग जो होता है ये दंत्य वर्ण होता है, त, थ, द, ध, न, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। जबकि जो ट, ठ, ड, ढ, ण ये वाला हमारा वर्ग होता है व्यंजनों का, ये मूर्धन्य होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं है पूछ रहा है। त दंत्य है, द दंत्य है, नौ दंत्य है, लेकिन ट क्या है, ट हमारा मूर्धन्य वर्ण है, ठीक है, या मूर्धन्य व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, परिमाप में कौन सा उपसर्ग होगा। तो उपसर्ग देखिए वो शब्दांश होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं, वो कहलाते हैं उपसर्ग। शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं और अर्थ बदलते हैं, वो कहलाते हैं प्रत्यय। इसमें आप अच्छे से फर्क करना समझ जाइए। उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है, जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है। तो परिमाप में जो यहाँ पे उपसर्ग होगा दोस्तों, वो हो जाएगा परिधन माप, यानी कि ऑप्शन इसमें हो जाएगा सही आंसर दोस्तों, ऑप्शन ए, ठीक है, ध्यान रखेंगे, परी होगा इसमें, ठीक है। ऑप्शन ए नीचे आ गया, खिसक के, माफ कीजिएगा, यहाँ आ गया, तो ऑप्शन ए ही सही होगा, नीचे आ गया हालांकि डी में। तो परिधन माप होता है, ठीक है, परिमाप, परिमाप। तो देखिए ये लगा ना, शब्दांश है और शब्द के प्रारंभ में जुड़ा, यानी कि ये उपसर्ग है। ऐसे ही शब्द के अंत में जो जुड़ते हैं वो कहलाते हैं प्रत्यय, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से विराम चिन्ह नहीं है। तो कौन सा इनमें से विराम चिन्ह नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी में अलग अलग विराम चिन्ह होते हैं, आपको पता होना चाहिए। पूर्ण विराम क्या होता है, अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, लाघव चिन्ह, ठीक है, बहुत से चिन्ह होते हैं ना, उनको आपने पढ़ना है। विराम चिन्हों पर पूरी वीडियो है हिंदी वाली जो ये टेस्ट सीरीज है, जहाँ पे आज मैं पार्ट 83 आपको अपलोड कर रहा हूँ। इसमें डिस्क्रिप्टिव सेशन भी है, अलंकार भी है, संधि भी है, विराम चिन्ह भी है, वर्णमाला भी है। सर्च करेंगे तभी तो मिलेगा ना, स्क्रॉल करके देखिएगा, पूरा मिल जाएगा यहीं पे, ठीक है। तो इनमें से अगर हम देखते हैं तो जो है निर्देशक है, लाघव है, विवरण है। उपदेशक कोई भी विराम चिन्ह नहीं होता, उपदेशक बिल्कुल गलत है, ठीक है। निर्देशक, लाघव, विवरण ये सभी विराम चिन्ह के प्रकार हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से पूर्ण भूतकाल का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है काल से। पूर्ण भूतकाल क्या होता है, संदिग्ध भूतकाल क्या है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए, संदिग्ध जो हमारा भविष्य होता है,
संदिग्ध वर्तमान होता है, माफ कीजिएगा, ये कहाँ यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बहुत बार इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ये बोला है कि पूर्ण भूतकाल, यानी कि कंप्लीट हो चुकी है, क्रिया खत्म हो चुकी है बहुत पहले ही, ये है पूर्ण भूतकाल। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखते हैं तो इसमें हम सभी सेंटेंस को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों, वे आए थे। ऑप्शन डी इसमें पूर्ण भूतकाल का उदाहरण होगा। वे खा रहे थे, कंटिन्यूस है, अभी भी पास्ट कंटिन्यूस, पूरा नहीं हुआ है। वे गए, अभी कंफर्म नहीं है, गए नहीं गए। वे सोकर उठे हैं, जस्ट अभी अभी हुआ है ये, ठीक है, अभी अभी हुआ है ना, सामान्य भूतकाल। लेकिन पूर्ण भूतकाल या वे आए थे, हो सकता है कल आए थे या 2 घंटे पहले आए थे, कंप्लीट हो चुकी है क्रिया। तो यहाँ पे हो जाएगा पूर्ण भूतकाल का उदाहरण ऑप्शन डी, वे आए थे। अगर देखिए लुहार में कौन सा प्रत्यय होगा, ठीक है, तो लुहार में अभी हमने उपसर्ग पढ़ा, शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, प्रत्यय जो होता है ऐसे शब्दांश हैं जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लुहार शब्द की बात करते हैं तो लुहार में दोस्तों लोहा धन आर, यानी कि लुहार का अगर हम विग्रह करते हैं तो ये हो जाता है लोहा धन आर। तो कौन सा प्रत्यय लगाया देख लीजिए आप, तो आर प्रत्यय लगाया ना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। देखिए कई बार मैं बोलता हूँ जो एप्लीकेशन हमारे उसको बहुत कम लोग इंस्टॉल करते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको हिंदी का कंप्लीट कोर्स है, जितने भी टॉपिक यूके ट्रिपल एससी ने दिए ना सिलेबस में, वो हमने बिल्कुल सरल भाषा में और संक्षिप्त भाषा में मैंने वहाँ पे क्लियर करवाए हैं। उसको बिल्कुल जिसकी जीरो है ना हिंदी, वो भी आराम से समझ सकता है उस कोर्स को अगर ले ले, तो हिंदी उसकी ऐसी हो जाएगी कि वो खुद ही महसूस करेगा कि कैसे शुरुआत की थी और मैं कहाँ पहुँच गया। तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, प्रैक्टिस सेट वहाँ पे चल रहे हैं अभी आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। वो प्रैक्टिस सेट 50 सेट हैं पूरे, बहुत ही बेनिफिशियल होंगे, यूके ट्रिपल एससी के लेटेस्ट पैटर्न पे चल रहे हैं वो, ठीक है। तो उसको देखिएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और गूगल प्ले स्टोर पर भी आप सीधे चैनल का नाम डाल के एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, बहुत से लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन में एज अ पेरेंट्स रजिस्टर्ड कर देते हैं। ऐसा ना कीजिएगा, एज अ स्टूडेंट ही रजिस्टर्ड करना। एज अ पेरेंट्स करेंगे तो स्टोर शो नहीं होगा आपको फिर, ठीक है। हमेशा एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद एज अ पेरेंट्स ही आपने रजिस्टर्ड, एज अ स्टूडेंट ही रजिस्टर्ड करना है, पेरेंट्स सेक्शन में नहीं जाना है। अगला क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण क्या है। देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार होते हैं, ऑप्शन बी इसमें सही होता है। 3 कौन कौन से होते हैं, पहला होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक, और तीसरा प्रकार होता है योग रूढ़, ठीक है। तो ये शब्दों के 3 प्रकार हैं व्युत्पत्ति के आधार पे, ठीक है। शब्द भेद की भी पूरी वीडियो है, फ्री में भी है, यहाँ पे यूट्यूब में देख लीजिएगा इसी प्लेलिस्ट में। अगला देखिए औ जो है, औ ये किस प्रकार का स्वर है। आपको पता होना चाहिए हिंदी में 4 तो मूल स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं मूल स्वर, क्वेश्चन बनता है कभी कभी। अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, जो ये होते हैं, ये 4 मूल स्वर होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्योंकि इनमें कोई मात्राएं नहीं होती, मूल स्वर हैं, बाकी स्वर इन्हीं के मेल से बने एक हिसाब से। तो औ जो होता है यहाँ पे, जो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन बी। औ जो है संयुक्त स्वर है, ठीक है। औ क्या होता है, संयुक्त स्वर है, और 4 मूल स्वर है तो 4 संयुक्त स्वर भी हैं हिंदी वर्णमाला में। कौन कौन से, ए, ऐ, ओ और औ, ये हमारे 4 संयुक्त स्वर हैं, और 4 मूल स्वर बता चुका हूं मैं आपको, अ, ई, उ, री, ठीक है, ये संयुक्त स्वर। तो औ किस प्रकार का हो जाएगा, हमारा संयुक्त स्वर। इसके बाद हमारे क्या होते हैं, 2 अयोगवा होते हैं, अंक और अह, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, ए किन 2 स्वरों से मिलकर बना है। ऐ, ऐ जो है किन 2 स्वरों से मिलकर बना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार संधि में भी इसका प्रयोग होता है, आपने देखा होगा। तो ऐ जो होता है दोस्तों, ये संयुक्त स्वर होता है, ठीक है, अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, संयुक्त स्वर है, और ये बनता है हमारा किससे, अ धन ए से, ठीक है। अ धन ए बराबर ऐ, अ धन ए बराबर ऐ, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर है इसमें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आंगन सर, आंगन शब्द स्वरों के उच्चारण की दृष्टि से क्या है, ठीक है। अगर आप आंगन बोले आप आंगन, ठीक है, तो आंगन बोलने में क्या हो रहा है, आपने नोटिस किया होगा हमारे नाक से भी ध्वनि निकल रही है। तो जब नाक से ध्वनि निकलती है तो इसको बोला जाता है अनुनासिक, यानी कि ऑप्शन ए, आंगन शब्द क्या हो जाएगा, अनुनासिक, ठीक है। ऐसे वर्ण या शब्द जिनके उच्चारण में हमारे नाक से भी ध्वनि निकले मुंह के साथ साथ, वो कहलाते हैं अनुनासिक, ठीक है। नासिक के व्यंजन या नासिक के वर्ण भी कहा जाता है इनको। स्वर होगा तो स्वर में भी होगा, अंक जैसे है, देखिए। अगला देखिए, अनुग्रह का विलोम क्या होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अनुग्रह देखिए इसका अपोजिट हो जाएगा दोस्तों, विग्रह।
अनुग्रह का मतलब होता है जोड़ना, विग्रह का मतलब होता है तोड़ना, यानी कि अनुग्रह का विलोम विग्रह। अगला देखिए, ण वर्ण उच्चारण किस स्थान से होता है? ठीक है, अगर आप इस वाले लाइन को पढ़ेंगे, इस वर्ग में जाएंगे हम, जैसे ट ठ ड ढ ण, ठीक है, तो ये हमारे मूर्धन्य वर्ण होते हैं, मैं अभी आपको बता चुका था ऊपर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या? मूलधा से। ठीक है, ऑप्शन ए, मूलधा बोलते हैं इनको। अगला देखिए, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली कौरवी बोली भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो देखिए, जो हमारी खड़ी बोली है इसका विकास हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कैसी बोली है? तो छत्तीसगढ़ी बोली को हम किसके अंतर्गत रखेंगे यहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ी जो है हमारी, वो पूर्वी हिंदी में रखी जाती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, पूर्वी हिंदी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए, पूर्वी हिंदी से कभी क्वेश्चन ये भी बनता है कि पूर्वी जो हिंदी है ना, पूर्वी हिंदी का उद्गम किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पूर्वी हिंदी निकल के आई है अर्धमागधी अपभ्रंश से। ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश से। और हिंदी पूछता है तो सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कई बार आप पढ़ते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। ठीक है, सबसे छोटा वर्ण होता है कभी भी है। और हमारे जो स्वतंत्र वर्ण होते हैं स्वर होते हैं। ठीक है, वर्ण देखिए फिर प्लस होके बनाते हैं अक्षर। ठीक है, इससे ऊपर जाएंगे तो अक्षर आपस में जुड़ते हैं तो फिर बनता है क्या? शब्द। ठीक है, शब्द से फिर शब्द आपस में जुड़ते हैं तो वाक्य, यानी कि फिर वाक्य हम बोलेंगे, बोलचाल में, भाषा में यूज होगा। यानी कि भाषा की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो वो होता है वर्ण। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, जिसके बराबर कोई ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसके बराबर कोई ना हो, मतलब कोई ना हो जिसके लेवल पे, तो इसको कहते हैं दोस्तों अनुपम, यानी कि ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है, अनुपम। ठीक है, अनुपम शब्द मतलब इसका अर्थ है जिसके बराबर कोई ना हो। अगला क्वेश्चन है, देखिए, उसने कोई उपाय नहीं छोड़ा, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो वाक्य के भी अलग अलग भेद होते हैं, निषेधवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, विधानवाचक, प्रश्नवाचक। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो सेंटेंस है उसने कोई उपाय नहीं छोड़ा, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये है दोस्तों निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, कोई उपाय नहीं छोड़ा, यानी कि एक नकारात्मकता का भाव आ रहा है, निषेध आ रहा है यहाँ पे भाव, तो ये हो जाएगा निषेधवाचक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए, कितनी करुणा कितने संदेश में कौन सा अलंकार है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अलंकार से क्वेश्चन हमेशा बनता है। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। फिर उनके अंदर भी उनके भेद हैं, उनको आपने पढ़ना है। मुख्य भेद कौन कौन से पढ़ने हैं? अलंकार की यूट्यूब चैनल पे हमारी 3 वीडियोस पड़ी हैं, बहुत ही सॉन्ग्स के माध्यम से सिंपल मेथड से समझाने की कोशिश की गई है। बाकी कोर्स जिन्होंने लिया वो तो बहुत आसानी से इसको समझ पाए होंगे, क्योंकि बहुत सी ट्रिक्स वगैरह भी दी गई थी वहाँ पे। अब देखिए, कितनी करुणा कितने संदेश, यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, कितनी क, करुणा क, कितने क, यानी कि क वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है। जिन पंक्तियों में एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति होती है उन पंक्तियों में हमेशा कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास। हालांकि अनुप्रास के भी भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पे उन भेदों को तो दिया नहीं गया ऑप्शन में। तो एक ही वर्ण की आवृत्ति होने पे पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार मौजूद होता है, और अनुप्रास अलंकार शब्दालंकार का भेद है। ठीक है, ऑप्शन है। अगला देखिए, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दिए गए विकल्पों में रूढ़ शब्द बताना है आपने। ठीक है, तो रूढ़ शब्द देखिए अभी हम पढ़ चुके थे कि व्युत्पत्ति या उत्पत्ति, ये बोलते हैं ना, व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। ठीक है, कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, तो यहाँ पर रूढ़ पूछा जा रहा है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पशु। अब रूढ़ शब्द क्या होते हैं थोड़ा समझ जाइए, ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं हो पाए। अगर पशु को हम तोड़ेंगे तो क्या इसका सार्थक खंड होगा? पशु, अलग अलग अर्थ होगा, कुछ नहीं होगा। पशु एक क्या है? रूढ़ शब्द है। ऐसे हम अन्य रूढ़ शब्द की बात करें, रोटी, रोटी जो है रूढ़ शब्द है। ठीक है, अगर हम बात करें चावल, चावल भी एक रूढ़ शब्द है। तोड़ें तो क्या उसका अर्थ निकल सकता है? अलग अलग नहीं। ठीक है, इसके बाद दूसरे आते हैं यौगिक शब्द। ठीक है, यौगिक शब्दों में क्या होता है? 2 शब्दों का मिलाप होता है, यानी कि विद्यालय जैसे यौगिक शब्द है। विद्या धन आलय, यानी कि विद्या का घर, विद्यालय, आलय मतलब घर होता है। तो 2 शब्दों के मेल से बना है ना, ये अलग अलग खंड हो पा रहे हैं सार्थक। विद्या भी सार्थक खंड है, आलय भी सार्थक खंड है, यानी कि ये यौगिक शब्द है। इसके बाद आता है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द भी दोस्तों यौगिक शब्द की तरह ही होते हैं, लेकिन योगरूढ़ शब्द में क्या होता है कि शब्द का तीसरा ही कुछ अर्थ निकल जाता है।
जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ पंकज, ठीक है, पंकज जो शब्द है ये योगरूढ़ शब्द है, क्योंकि पंकज जो है तीसरा अर्थ क्या निकलता है इसका, कमल का पर्यायवाची होता है ये। और वहीं योगरूढ़ शब्द में एग्जाम्पल ले ले हम, जैसे दशानन, तो दशानन जो है ये योगरूढ़ शब्द का एग्जाम्पल है। क्यों? दस आनन, यानी कि 10 आनन, अगर इसको हम सार्थक खंड करते हैं तो 10 और आनन अलग अलग, यानी कि 10 मतलब 10 हो गया, आनन मतलब सिर हो गया। लेकिन 10 आनन का तीसरा एक अलग ही अर्थ निकल जाता है। 10 आनन मतलब बात किसकी वजह से, 10 सिर किसके थे, रावण के थे। तो ऐसा वर्ड जिसका तीसरा ही मीनिंग निकल जाए तोड़ने के बाद, वहाँ पे योगरूढ़ होगा, सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। और ऐसा शब्द जिसके अलग अलग 2 सार्थक खंड हो जाएं लेकिन तीसरा अर्थ ना निकले, वो यौगिक होगा। और ऐसा शब्द जिसके सार्थक खंड हो ही ना सके, जो टूट ही ना पाए, तोड़ के मतलब कोई सार्थक चीज़ ना निकले, तो वो कहलाएगा रूढ़ शब्द। ठीक है, आशा करता हूँ बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये था सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट 83। आशा करता हूँ आपने 20/20 स्कोर किया होगा, ठीक है, आउट ऑफ 20। मेरे को लगता है बहुत लोग लाए होंगे इसमें, और ऐसे ही स्कोर करेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। बाकी आज रात 9 बजे आपका परीक्षा वांगल का नेक्स्ट चैप्टर आपका अपलोड हो जाएगा। और दूसरा देखिए, परीक्षा वांगल सीरीज आपकी एग्जाम से पहले कंप्लीट करवा देंगे, निश्चिंत रहिए आप, ठीक है। बाकी दोस्तों, अगर आप हमारे कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, साथ ही हमारी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं फुल लेंथ, जो अभी यूपी SSC ग्रुप सी लेटेस्ट पैटर्न पे चल रही है, तो उसके लिए हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और एप्लीकेशन के स्टोर पे विजिट कीजिए। अगर कुछ उसमें डाउट क्वेरी होती है तो फिर हमें आप मैसेज कर सकते हैं, और साथ ही हम आपको यहाँ पे उचित मार्गदर्शन के साथ आगे ले जाएंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जितने भी टेस्ट सीरीज अब आएंगे उनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और अक्टूबर से आप लोगों को मॉडल पेपर उपलब्ध करवाने की भी पूरी कोशिश रहेगी यूट्यूब पे, फुल लेंथ मॉडल टेस्ट फॉर आपका यूके SSC जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।